नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका और बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना हार चुके हैं चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने किया पराजित। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा चुनाव में हो रही है जमकर धांधली, कांग्रेस ने रिजल्ट के दिन मचा दिया बवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने पर संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम सैनी ने कहा था कि मैंने जीतने की पूरी व्यवस्था कर दी है। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि देश में चल रही संविधान खत्म करो वाली सरकार, अलीगढ़ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। और खबर में आगे जिक्र होगा कि सुप्रिया श्रीनेत ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हार गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने उनको पराजित किया। जी हां दोस्तों, जम्मू में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो चुकी है। जम्मू की नौशेरा विधानसभा सीट से जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना अपनी सीट नहीं बचा पाए और यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार ने उन्हें पराजित कर दिया। वहीं हार के बाद रविंद्र रैना ने कहा कि मैंने जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया है। मैं उनके समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रैना को 27,250 वोट मिले और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से 7,819 वोट के अंतर से हार गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 47 साल के रविंद्र रैना ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी ने रिकॉर्ड 29 विधानसभा सीटें पर विजय हासिल की है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार यहां पर बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद इनकी जो गठबंधन है 50 सीटों पर आगे चल रही है, जीत चुकी है और भाजपा 28-29 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जिसके बाद यहां पर अब कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार जम्मू कश्मीर में मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के, वो हार चुके हैं चुनाव। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा चुनाव में हो रही है जमकर धांधली, कांग्रेस ने रिजल्ट के दिन मचा दिया बवाल। जी दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकती है। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि तस्वीर जरूर बदलेगी, क्योंकि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमें यकीन है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। चुनाव आयोग अपना डाटा अपडेट नहीं कर रही, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कबूतर भी पर नहीं मार रहा था। दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये तस्वीर अभी बहुत जल्द पलटेगी और तस्वीर पलटने में देर नहीं लगेगी। हमारे लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर आ रही है। बहुत देर से मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट देख रही हूं, वहां पर डाटा अपडेट नहीं हो रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा वोट शेयर बीजेपी से काफ़ी आगे है और ये सीटों में ज़रूर तब्दील होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट धीमी चल रही थी और समय पर डाटा अपलोड नहीं किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने पर संजय राउत का बड़ा दावा, बड़ा आरोप। कहा सीएम सैनी ने पहले ही कह दिया था कि मैंने जीतने की पूरी व्यवस्था कर दी है। जी हां दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस के पिछड़ने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि चुनाव जीतने के लिए मैंने पूरी व्यवस्था की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन परिणाम पूरे आने दीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, यहाँ स्थानीय नेतृत्व मौजूद है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पता है कि सीटों का बंटवारा कैसा होना चाहिए। अगले 2 से 3 दिनों में हमारा सीट बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सीएम चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो उन्हें इसे घोषित करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि अगर चेहरा है तो उसे घोषित करें, हम उनका समर्थन करेंगे। शिवसेना की ये स्पष्ट भूमिका है कि जनता में भ्रम नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि लोगों को पता चले कि किसके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। बिना नेतृत्व के काम नहीं होगा। साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद ने सीटों की सूची को लेकर कहा कि दशहरे के मुहूर्त पर महाविकास अघाड़ी की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली में तय होता है, यहाँ बात करने से कुछ नहीं होगा। हमारी पार्टी का हाईकमान महाराष्ट्र और मुंबई में है, इसीलिए इससे संबंधित निर्णय हम महाराष्ट्र में लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा की जो सीएम ने बयान दिया था, सीएम ने कहा था कि मैंने जीत की पूरी व्यवस्था कर दी है।
उस पर भी संजय राउत ने बीजेपी को घेरा और कहीं ना कहीं धांधली के संकेत उन्होंने दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में चल रही संविधान खत्म करने वाली सरकार, अलीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि देश में संविधान खत्म करने वाली सरकार चल रही है, इसके गलत मंसूबे कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी। इसे लेकर राहुल गांधी निरंतर अभियान चलाए हुए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के 10 जिलों में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जीटी रोड स्थित फॉर्च्यून होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दावा किया कि विधानसभा के उपचुनावों में भाजपा सभी 10 सीटों पर हारेगी, गठबंधन सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खैर विधानसभा क्षेत्र समेत 5 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर हाईकमान को निर्णय लेना है। सम्मेलन का मूल उद्देश्य संविधान को बचाना है। उपचुनाव की तैयारी भी साथ चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, असली आज़ादी 2014 में मिली वाले बयान पर कोर्ट ने भेज दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जबलपुर की जिला अदालत ने कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान पर नोटिस भेज दिया है। अब अपने विवादास्पद बयान पर उनको अदालत में अपनी सफाई देनी होगी। दरअसल कंगना रनौत ने साल 2021 में कहा था कि 1947 में भारत को मिली आज़ादी नहीं भीख थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। कंगना के बयान पर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था। समाज के अलग अलग वर्गों से कंगना के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। लोगों के कंगना से पद्मश्री पुरस्कार वापस मिलने तक की मांग की गई थी। इसके खिलाफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता अमित साहू ने कंप्लेंट फाइल की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी कंगना का ये बयान शर्मसार करने वाला है। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कंगना के इस बयान के विरुद्ध परिवार दायर करने वाले शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमित साहू का कहना है कि देश की आज़ादी पर दिए गए कंगना रनौत के बयान से न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान हुआ है, बल्कि हर भारतीय को ठेस भी पहुंची है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कंगना का बयान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले अमर सेनानियों का अपमान है। 1947 में देश को आज़ादी लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद मिली थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल, महाविकास अघाड़ी की बैठक, बीमार पड़ गए सीएम शिंदे। जी हां दोस्तों, यहां पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वोटों के नतीजे आए हैं, जिसमें हरियाणा में भाजपा और जम्मू में कांग्रेस एनसी को बढ़त मिली है। इन दोनों राज्यों के चुनाव के बाद अब बारी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की है। चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर मंगलवार को महाविकास अघाड़ी की बैठक हो रही है, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत भी खराब हो गई है। इस वजह से उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और यहां तक कि कैबिनेट की बैठक भी कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक जारी है। बैठक में नाना पटोले, संजय राउत, बाला साहेब थोराट, अनिल देसाई, जितेंद्र आहवाड, जयंत पाटिल शामिल हैं। इससे पहले सोमवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई थी। नरीमन पॉइंट के होटल ट्राइडेंट में करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से करीबन 180 से 90 सीटों पर तीनों पार्टियों में सहमति बन पाई है। अभी भी करीब 100 सीटों पर बात अटकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीमार होने के कारण मुंबई के सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में दोपहर बाद होने वाली महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी गई। इसके अतिरिक्त शिंदे की सोलापुर की योजनाबद्ध यात्रा, जहां वो लड़की बहन कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे, उसको भी रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे की बीमारी पिछले कुछ दिनों में जागरण सहित विभिन्न नवरात्रि कार्यक्रमों में भाग लेने से हुई अत्यधिक थकान के कारण हुई है। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है और वो फिलहाल अपने आधिकारिक आवास वर्षा में स्वस्थ लाभ ले रहे हैं और अनुमान था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ये बैठक अंतिम कैबिनेट सत्र होगी। मुंबई के दादर इलाके में उद्धव ठाकरे शिवाजी मंदिर में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अपने राज्यव्यापी वज्र निर्धार सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मत के आंकड़े पार कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और 10 साल के
के भारतीय जनता पार्टी के शासन पर हरियाणा के चुनाव में इस बार फुल स्टॉप लगा चुकी है। कांग्रेस पार्टी बेहद बड़ी जीत एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ देखने को मिली हरियाणा में, और शुरुआती रुझान जो सुबह से मोमेंटम हरियाणा में बन रहा है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बन रहा है। गिनती शुरू हुए आधे घंटे ही हुए थे कि आधे घंटे के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। और दोस्तों, जो 90 सीटों के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उस 90 सीटों में 60 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, और ये अभी शुरुआती रुझान है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सुबह सुबह बैलेट बॉक्स खुला और जैसे ही गिनती शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि लगातार तेजी से आंकड़े कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बढ़ते चले गए और सभी एग्जिट पोल और तमाम ओपिनियन पोल्स पर मोहर लगाते चले गए हैं ये आंकड़े। और अब 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं अगर शाम तक यही मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो। इतना ही नहीं दोस्तों, रिकॉर्ड भी टूट सकता है और यह भी हो सकता है कि सिंगल डिजिट पर भारतीय जनता पार्टी आकर के सिमट जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, नौबत जो है वो हरियाणा में ऐसी आ चुकी है कि भाजपा को सिंगल डिजिट पर सिमट कर रहना पड़ सकता है, क्योंकि शुरुआती रुझान में ही भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, अभी भी राजनीति बाकी है, क्योंकि भले ही कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही हो, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा और कांग्रेस का जो हरियाणा का जो नेतृत्व है वो कौन होगा। उसको लेकर कुमारी शैलजा हो या फिर यहाँ पर हुड्डा हो, इनको लेकर अभी बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जानी है और तय करना है कि आखिरकार इस बार किसको मौका दिया जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ उन कारणों का भी यहाँ पर जिक्र होने लगा है जिसको माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो महिलाओं का मामला है, जो किसान पहलवानों का मामला है, आखिरकार कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हरियाणा के चुनाव में कर दी है। तो दोस्तों, आपको क्या कारण लगता है, आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि बीजेपी सिंगल डिजिट पर भी सिमट सकती है और कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर दर्ज कर सकती है? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ज्यादा इसको शेयर कीजिए। पल पल की हरियाणा की अपडेट हम आपको और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और यहाँ पर महीने भर की मेहनत का नतीजा अब आने वाला है। हरियाणा में 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को 10 साल बाद मौका मिलते नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से ओपिनियन पोल आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है और अब नतीजों की घड़ी भी आ गई है और नतीजे भी धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। और इसी बीच सचिन पायलट ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार बन जाएगी। जहां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने सोमवार को टोंक में मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन चुनावों में अपने पक्ष में प्रचार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा और केंद्र सरकार ने पर्दे के पीछे से कोई राजनीतिक चालें चली, लेकिन जनता ने कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देने का फैसला किया है। पायलट ने यह भी कहा कि इस चुनाव में 80% मतदान हुआ, जो बदलाव की दिशा में जनता का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आंकड़े आ रहे हैं और इसके बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पार्टी नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व तय करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें विधायक दल की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के अवलोकन के बाद फैसला होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो रही है, वैसे ही वैसे अब सवाल यह है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन होंगी, और इसको लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि एक प्रक्रिया के तहत नेतृत्व तय किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कौन बनने वाला है हरियाणा का मुख्यमंत्री? कमेंट में नाम जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा हारी तो बीजेपी पर बढ़ेगा आरएसएस का दबाव, महाराष्ट्र में भी बढ़ जाएगी मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों में लगभग सभी एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की जीत हुई और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी को बढ़त दिखाई गई। और दोस्तों, हरियाणा में एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजों में कांग्रेस को 65 सीटों तक भी दिखाया गया है। बीजेपी के लिए यहां पर 15 से 28 सीटों का अनुमान जताया गया है। दोस्तों,
अगर एग्जिट पोल के नतीजे साबित हो गए तो इस प्रश्न को और मजबूती मिल जाएगी कि क्या अब चुनावी राजनीति का चक्र कांग्रेस के पक्ष में घूमना शुरू हो चुका है। क्या दो ध्रुवों की राजनीति के इस युग में कांग्रेस युग की वापसी का दौर शुरू हो चुका है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले गिरा है और कांग्रेस का मजबूत हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों की ये पहली चुनावी परीक्षा है। हरियाणा के चुनाव नतीजों से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 2014 में बीजेपी के हाथों सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले अपने प्रदर्शन में सुधार ही किया है। 2014 में मोदी लहर के शुरुआती दौर में पहली बार बीजेपी हरियाणा की सत्ता में आई, तब भाजपा को 33.3% वोट और 47 वोट मिली थी। 2009 की तुलना में भाजपा का वोट प्रतिशत करीब 4 गुना बढ़ गया था। कांग्रेस 20.7% वोट के साथ 15 सीटों पर सिमट गई थी। 5 साल बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीटें दुगनी से भी एक ज़्यादा कर ली। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अगर सरकार आज बना लेती है और अगर जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को नुकसान होता है तो इसके बाद आरएसएस का दबाव बीजेपी पर बढ़ सकता है और महाराष्ट्र में यहाँ पर मुश्किलें भाजपा के लिए बढ़ सकती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 8 अक्टूबर के बाद बिहार में होने जा रहा है बड़ा खेला। शाह की बैठक से नीतीश ने बना ली दूरी तो आरजेडी के दावे से मच गया बवाल। जी दोस्तों, बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है। जेडीयू नेताओं के एक दूसरे पर बयानबाजी के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। वहीं खुद मुख्यमंत्री के गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल न होने को लेकर कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक से भी दूरी बनाई थी। बिहार सीएम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हिस्सा लेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना है। बिहार सीएम नीतीश कुमार भले ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हों, लेकिन पार्टी संगठन में सब ठीक हो ऐसा नहीं दिखता है। बीते दिनों ही परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अशोक चौधरी पर हमला बोल दिया। डॉक्टर संजीव ने कहा कि बिहार सीएम को यह देखना चाहिए राज्य में पूर्ण शराबबंदी है और दूसरी तरफ कोई मंत्री विदेश जाकर शराब पार्टी कर रहा है। परबत्ता विधायक अशोक चौधरी की उस तस्वीर पर बोल रहे थे जिसमें दुबई दौरे पर चौधरी एक कार्यक्रम में कुछ लोगों के साथ बैठे थे और सामने शैंपेन की बोतल खुली हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शहरों में भी बीजेपी के किलों में सेंध लगाएगी सपा। सोसाइटी और सेक्टरों के लिए अखिलेश की रणनीति का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से गदगद समाजवादी पार्टी ने आगामी उपचुनाव के साथ ही 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा का फोकस उन विधानसभा सीटों पर है जहां 2022 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले, इसके लिए हारी हुई सीटों पर 1 से 1.5 साल पहले प्रत्याशी भी तय करने की योजना है। अपार्टमेंट और सेक्टरों में भी पार्टी इकाई के स्थानीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ पार्टी मुख्यालय में गौतम बुद्ध नगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। पार्टी के निष्क्रिय नेताओं को बाहर करने की तैयारी है। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया कि अपार्टमेंट और सेक्टरों में समाजवादी पार्टी के संगठन मजबूत किया जाएगा। यह पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा क्षेत्र दादरी, जेवर और ग्रेटर नोएडा शामिल है जिन पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए पार्टी इन जगहों पर फोकस कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी ने IMPCL के निजीकरण की योजना पर केंद्र को घेरा। कहा चुनिंदा मित्रों की तिजोरियां भरने का है मकसद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ये टिप्पणी इन खबरों के बीच दी है कि सरकार की दवा कंपनी के विनिवेश की योजना है, जिससे कई स्थानीय निवासियों के बीच चिंता पैदा हो गई है जिनकी आजीविका इससे प्रभावित हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लैंड फॉर जॉब मामला, लालू परिवार को बड़ी राहत। तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू यादव तीनों को मिल गई जमानत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को जमानत दे दी है। उन्हें 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर जमानत दी गई है। अगली सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर को है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 1 लाख रुपए के नीचे मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत द्वारा पहले जारी किए गए समन के अनुपालन के तहत आरोपी उसके समक्ष पेश
पेश हुए। न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने 6 अगस्त को अदालत को समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की थी। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दायर किया। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोग पीएम मोदी के 75 साल होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी विदाई हो। बीजेपी पर सिसोदिया का हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को विदा कर रहे हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल भी यही बात साबित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता की चिंता है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए कानून देश में आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए जिससे पीएमएलए की धाराएं कमजोर हो गई हैं। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से इनकी ताकत कम हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो